गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ऐसा उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। आज हम अध्ययन करेंगे जैव विविधता। जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन देखते हैं। जैव विविधता क्या होती है, क्या है, या फिर इसकी डिफिनीशन कर सकते हैं। ठीक, किसी इकोसिस्टम में किसी इकोसिस्टम में सजीव प्राणियों की विविधता ही जैव विविधता कहलाती है। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, इसकी डिफिनेशन देखते हैं। किसी इकोसिस्टम में सजीव प्राणियों की विविधता ही जैव विविधता कहलाती है। ठीक, तो ये आपका सजीव में आपका सजीव प्राणी, इसका कहने का मतलब जीव जंतु कुछ भी हो सकते हैं, जीव जंतु पेड़ पौधे कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, जैव विविधता में सब आते हैं। तो अब इसके बाद हम देखते हैं इसकी शर्तें क्या है, जैव विविधता की शर्तें क्या है, क्या शर्त है, क्या कंडीशन है। ठीक, तो जैव विविधता की कंडीशन क्या है। कंडीशन, इसकी दो कंडीशन है। जैव विविधता की दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है क्या है, अत्यधिक वर्षा। अत्यधिक वर्षा। दूसरा है उच्च तापमान। उच्च तापमान, दो कंडीशन है। पहला अत्यधिक वर्षा, दूसरा उच्च तापमान। ठीक है, तो इससे क्या होता है, अब हम मैप के माध्यम से देखते हैं। मैप में देख लेते हैं विश्व स्तर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ग्लोब के माध्यम से अगर हम देखें विश्व स्तर पे कहाँ कहाँ पर उच्च वर्षा होती है, कहाँ कहाँ पर अत्यधिक तापमान होता है। 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। ठीक है, भूमध्य रेखा ये वाली हो गई, कर्क रेखा और ये मकर रेखा। ठीक है, अगर विश्व स्तर पे हम देखेंगे कहाँ कहाँ पर जैव विविधता ज़्यादा होती है और कहाँ पर कम होती है। तो 0 डिग्री है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इसको कहते हैं भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा कहते हैं। और ऊपर वाली को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री को कर्क रेखा बोलते हैं और 23.5 डिग्री नीचे को मकर रेखा बोलते हैं। ठीक है, उत्तर में कर्क रेखा विषुवत रेखा के, और उसके विषुवत रेखा के दक्षिण में मकर रेखा। तो ये जो स्थान होते हैं यहाँ पर उच्च तापमान होता है, यहाँ पर उच्च तापमान होता है और अत्यधिक वर्षा भी होती है। ठीक है, उच्च तापमान क्यों होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें हमेशा यहाँ पर साल भर सीधी चमकती हैं, यहाँ पर स्ट्रेट पड़ती हैं, पूरे वर्ष यहाँ पर स्ट्रेट पड़ती हैं और यहाँ पर तिरछी पड़ती, इधर और इधर तिरछी पड़ती हैं सूर्य की किरणें। तो जहाँ पर स्ट्रेट पड़ती है वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी, गर्मी ज़्यादा होगी तो समुद्र का जल वाष्पित ज़्यादा होगा, ज़्यादा वाष्पित होगा तो वर्षा अधिक होगी। तो दो कंडीशन बताए थे हम, पहला बताए थे उच्च तापमान, दूसरा अत्यधिक वर्षा। उच्च तापमान होने की वजह से वाष्पन अधिक होगा, वाष्पन अधिक होने से ऊपर जब जाएगी बूंदें उसकी संघनित हो जाएंगी, जब संघनित हो जाएंगी तो इसी क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होगी, तो इसी क्षेत्र में जैव विविधता अधिक होगी, इसी क्षेत्र में जैव विविधता अधिक होगी। होता क्या है कि यहाँ पर वर्षा अधिक होती, कहा जाता है शाम को 4 बजे 0 डिग्री के आसपास रोज वर्षा होती है। हर साल भर में हमेशा 4 बजे
यहाँ पर वर्षा होगी। जब वर्षा अधिक होगी तो पेड़ पौधे ज़्यादा उगेंगे, पेड़ पौधों में कीड़े मकोड़े जीव जंतु ज़्यादा रहेंगे। जहाँ घने जंगल होंगे, यहाँ घने जंगल होंगे, जीव जंतु ज़्यादा रहेंगे। जीव जंतु ज़्यादा रहेंगे तो वहाँ पे भोजन भी अधिक मात्रा में मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जैव विविधता अधिक होती है। ठीक, अब देखते हैं भारत में कौन कौन से स्थान हैं जहाँ पर उच्च तापमान होता और अत्यधिक वर्षा होती है। तो हेडिंग में आप लिख सकते हैं सर्वाधिक क्षेत्र। अब देखते हैं भारत में कौन कौन से क्षेत्र हैं, या फिर एक हेडिंग और देख लीजिए, हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट को अध्ययन कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके क्षेत्रों को देखते हैं। हॉट स्पॉट या कह सकते हैं उष्ण स्थल। उष्ण स्थल दोनों नाम से आ सकता है। हॉट स्पॉट जहाँ पर जैव विविधता, इसकी डिफिनेशन होती है एक निश्चित क्षेत्र, एक निश्चित क्षेत्र जहाँ पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है। ठीक है, एक निश्चित क्षेत्र जहाँ पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है उसे हॉट स्पॉट या उष्ण स्थल कहते हैं। भारत में हॉट स्पॉट क्षेत्र देखते हैं कौन कौन से हैं। भारत में हॉट स्पॉट क्षेत्र कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। तो ये आपका 0 डिग्री है और यहाँ पे आपका हिमालय क्षेत्र है। ये आपका हिमालय, पूर्वी हिमालय है, पूर्वी हिमालय। और ये आपका पश्चिमी घाट। कौन सा घाट? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, सह्याद्री भी इसे बोलते हैं, सह्याद्री भी बोलते हैं और पश्चिमी घाट। इसका विस्तार पश्चिमी घाट का कच्छ के रण से कन्याकुमारी तक है और पूर्वोत्तर में यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, उच्च तापमान होता है। पश्चिमी घाट में आपका 0 डिग्री है और भारत का जो विस्तार है देखा गया, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। ये आपका अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार। तो 0 डिग्री के पास में ही भारत का है। यहाँ पे 8 डिग्री है, 8 डिग्री है। इसका मतलब भारत का जो ज़्यादातर क्षेत्र आता है, लगभग आधा क्षेत्र भारत में कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा। ठीक है, तो भारत का जो आधा क्षेत्र होता है वो लगभग उष्ण स्थल में आता है। उष्ण स्थल मतलब 0, यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, सूर्य की किरणें हमेशा स्ट्रेट चमकती हैं तो गर्मी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर क्या होता है, ये आपका हिंद महासागर है, हिंद महासागर। इधर आपका बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। और इधर आपका अरब सागर है, अरब सागर। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है कि गर्मी खूब पड़ती है। 8 डिग्री पे है भारत का, स्टार्ट हो जाता है 8 डिग्री पे, तो आपका यहाँ तक 23 डिग्री तक खूब गर्मी पड़ती है। जब खूब गर्मी होगी, ये आपका महासागर है, महासागर की क्या होगी, जो जल वाष्प होगी, जल होगा वो वाष्पित होने लगता है। जब वाष्पित होने लगेगा तो क्या होगा, जलवाष्प बनने लगेगी। जलवाष्प बनने की जब खूब ऊंचाई पर पहुंच जाएगी तो क्या होगा, संघनन हो जाएगा। संघनन होने के साथ साथ यहाँ पर संघनन होगा और यहाँ पर ज़्यादा ऊंचाइयाँ पर पहाड़ियाँ हैं। पश्चिमी घाट की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ से जल की बूंदें टकराती हैं। टकराती किस मानसून से? दक्षिण पश्चिम मानसून से। दक्षिण पश्चिम मानसून का अनुसरण करने लगती हैं और फेरल का नियम, ये क्या हवाएं फेरल का नियम का अनुसरण करते दक्षिण पश्चिम की तरफ बहने लगती हैं। ठीक है, ऐसे एक शाखा आपकी इधर जा रही है, दूसरी शाखा इधर होते हुए यहाँ पहुँच रही है। ठीक है, तो ये वाली जो शाखा है यहाँ पर पर्वत
अभिमुख ढाल पर जिधर पर्वत पड़ेगा तो इस साइड में वर्षा खूब होगी, इस साइड में वर्षा खूब होगी, और पर्वत विमुख ढाल पे वर्षा नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो संघनित हवा है टकरा करके वर्षा हो जाएगी, या इस साइड में वर्षा हो जाएगी। इस साइड हवा पहुँचेगी तब तक जलवाष्प खत्म हो जाएगी, इस साइड में जलवाष्प खत्म हो जाएगी तब तक वर्षा नहीं होगी, और इसी की एक शाखा बढ़ती जाती है आगे। ठीक है, आप चाहे तो भारत का मानसून वीडियो देख सकते हैं, उसमें पूरा बताया गया है किस मानसून से वर्षा कहाँ कहाँ पर होती है। तो यहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, 200 से ऊपर वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। और एक शाखा जो यहाँ पे जा रही है, और यहाँ पे वर्षा इसलिए नहीं होती है पूर्वी घाट पे, क्यों नहीं होती है, पहाड़ियाँ बहुत छोटी हैं, और जो ये आपका दूसरी शाखा है इसी के समानांतर हो रही है, पर्वत से कहीं टकरा नहीं रहे, जब टकराएगी तो वर्षा होगी। ठीक, तो यहाँ पर एक शाखा पहुँच रही है, और यहाँ से बंगाल की खाड़ी से इसको लगातार जल मिलता जा रहा है, तो यहाँ पर खूब वर्षा होती है। आपका मेघालय यहीं पर स्थित है, चेरापूंजी और मानसीराम सबसे ज़्यादा वर्षा होती लगभग 1100 सेंटीमीटर तक। तो यहाँ पे वर्षा खूब होगी और यहाँ पर वर्षा होगी, तो उसकी दो कंडीशन बताई ही गई थी। पहली कंडीशन थी उच्च वर्षा, अत्यधिक वर्षा, दूसरा उच्च तापमान। तो आपका 23.5 पे तापमान उच्च दिख ही रहा है, और दूसरा वर्षा अधिक हो रही है। तो भारत में 2 हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं, तो कौन सा? पहला पश्चिमी घाट, और दूसरा है पूर्वी हिमालय। मगर सबसे अगर दोनों में सिलेक्ट करने के लिए कहा दिया जाए जैव विविधता ज़्यादा पाई जाएगी, तो आपका कहाँ पे पाई जाएगी? पश्चिमी घाट पर जैव विविधता ज़्यादा पाई जाएगी। ठीक है, इस दोनों में अगर तुलना करने को कहा दिया जाए तो। ठीक है, और अगर पूछा जाए भारत के अन्य क्षेत्र जो जैव विविधता के लिए जाने जाते हैं, तो आपका यहाँ पर भी थोड़ा से अंडमान निकोबार में है, यही अंडमान निकोबार है। ठीक है, अंडमान निकोबार यहीं पर है, अंडमान निकोबार में थोड़ा बहुत पाया जाता है, अंडमान निकोबार में, और यहाँ पर लक्षद्वीप में भी पाया जाता है, लक्षद्वीप। तो भारत के जो और भी हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप है। ठीक, अब हम अध्ययन करेंगे जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस ये कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। जो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। और जैव विविधता शब्द का जो प्रयोग किया था, जैव विविधता शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो कौन किया था? वाटर जी रोसेन ने जैव विविधता का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, वाटर जी रोसेन ने। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं कि एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, केरल की शांत घाटी क्यों प्रसिद्ध है? केरल की शांत घाटी, इसको साइलेंट वैली भी बोलते हैं, साइलेंट वैली भी बोलते हैं। ठीक है, ये जैव विविधता के लिए जानी जाती है। बहुत बार पूछा जाता है केरल की शांत घाटी किसके लिए जानी जाती है? तो केरल की शांत घाटी किसके लिए जानी जाती है? जैव विविधता के लिए जानी जाती है। ठीक, तो अब देखते हैं जैव विविधता संकट में क्यों है। जैव विविधता संकट में क्यों है? जैव विविधता संकट में क्यों है? तो इनका पहला पॉइंट है
प्राकृतिक स्थान का नष्ट होना, प्राकृतिक स्थान या निवास, निवास का नष्ट होना। अगर जहाँ पे जैव विविधता ज़्यादा होती है, जीव जंतु ज़्यादा पाए जाएंगे, उनका क्षेत्र नष्ट हो जाएगा तो अपने आप खत्म हो जाएंगे, जैव विविधता खत्म हो जाएगी। ठीक है। दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, तापमान बढ़ रहा है, लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है, जिससे बहुत से जीव जंतु अपने आप को उस परिवेश में नहीं ढाल पा रहे हैं, जिसकी वजह से वे संकट में हैं या संकटग्रस्त हो गए हैं या उनका विनाश हो गया है। ठीक है। उच्च तापमान की वजह से, जैसे कुछ जीव जंतु हैं, मान लीजिए 8 डिग्री पे जीवित रह सकते हैं, 10 डिग्री पे, 20 डिग्री पर, वे 46-47 डिग्री टेम्परेचर बियर नहीं कर सकते तो अपने आप नष्ट हो जाएंगे। ठीक है। तीसरा है विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। जैसे कोई बाहरी जीव जंतु आ गए, वे विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। इसमें क्या होता है, विदेशी जीव जंतु आ गए, वे छोटे जीव जंतुओं या फिर वहाँ के जो मेन जीव जंतु थे उनको खा गए, या उनकी डर से वे कहीं और भाग गए, विलुप्त हो जाते हैं, जिससे जैव विविधता पे संकट खड़ा हो गया है। ठीक है। चौथी पॉइंट है आपका नगरीकरण और औद्योगिकरण। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण। नगरों से तमाम प्रदूषण निकलते हैं। नगर जहाँ बसते हैं वहाँ पे जंगलों को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है। तालाबों को उसमें समतलीकरण कर दिया जाता है। इंडस्ट्रियों से तमाम धुएं निकलते हैं, तमाम प्रकार के केमिकल निकलते हैं, जिससे प्रदूषण की वजह से भी जैव विविधता संकट में पड़ गई है। तो ये सब संकट के कारण है। अगर इन चीज़ों को बढ़ावा दिया जाए, ग्लोबल वार्मिंग कम किया जाए, विदेशी प्रजातियों को रोका जाए, नगरीकरण और औद्योगिकरण कम किया जाए, प्राकृतिक निवास को नष्ट नहीं किया जाए, तो जैव विविधता मेंटेन रहेगी, जैव विविधता बची रहेगी। इसके बाद हम देखते हैं इनका संरक्षण क्या है, कंजर्वेशन क्या है इनका, इनको कैसे संरक्षित किया जाता है। संरक्षण में इनके मतलब सुधार, जैव विविधता नष्ट ना हो या संकट में ना पड़े, उसके लिए क्या क्या उपाय हैं। तो पहला इसमें है आपका इन सीटू। इन सीटू, दूसरा है एक्स सीटू। इन सीटू, INSITU, इन सीटू, एक्स सीटू। इन सीटू मतलब उसी क्षेत्र में जहाँ पर कोई संकटग्रस्त है जीव जंतु, उसी क्षेत्र में उसके विकास के लिए काम किया जाए, उसके डेवलपमेंट के लिए काम किया जाए कि वे संकट में ना पड़े, उनका विकास हो, तो उसी को इन सीटू बोलते हैं। और एक्स सीटू, इसमें क्या होता है, कहीं पे ले जाकर के सुरक्षित जगहों पर नाइट्रोजन की उपस्थिति में उसको संरक्षित किया जाए। जैसे मान लीजिए कोई मछली या फिर कोई जीव जंतु संकट में है, तो उसको हम कहीं अलग ले जा करके उसको उसके प्रोडक्शन के लिए काम किया जाए। जैसे भारत, जैसे पूरे विश्व में आपका उत्तरी महाद्वीप में नॉर्वे के पास एक बीज संस्थान खोला गया है, जिसमें गेहूँ, चावल, हर चीज़ों को रखा गया वहाँ पर सुरक्षित, कि मान लीजिए कोई आपदा आ गई, पृथ्वी खत्म होने के संकट में आ गई, तो वहाँ पर वे चीज़ें आराम से सुरक्षित रहेंगी, आसानी से सुरक्षित रहेंगी। धान, गेहूँ, चावल, जितने भी चीज़ें हैं वहाँ पर सब चीज़ों को रखा गया है। बीज संरक्षण केंद्र है वहाँ पे। क्या है, जैसे ये है आपका नॉर्वे, स्वीडन है, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका, उत्तरी महाद्वीप के पास, उत्तरी गोलार्ध के पास। तो यहाँ पे ठंडा स्थान है, ठंडे स्थानों पर आसानी से जो भी सीड्स होते हैं सुरक्षित रह सकते हैं। ठीक है। ज़्यादातर ये सब नाइट्रोजन की उपस्थिति में सुरक्षित रहते हैं। अब हम देखेंगे जलीय जैव विविधता क्या होती है। जलीय जैव विविधता क्या होती है।
जलीय जैव विविधता। जलीय इकोसिस्टम में जीव जंतु का विकास या जीव जंतु का संरक्षण ही जलीय जैव विविधता। वो स्थल का हम पढ़ रहे थे, अब इसमें जल का पढ़ेंगे। तो जलीय जीव जंतु, इसमें क्या होता है, जलीय इकोसिस्टम में किसी समुद्र में, किसी तालाब में वे सुरक्षित रहे। जैव का मतलब भी होता है सजीव या जीव जंतु होते हैं, जीव जंतु, तो इसी को जैव विविधता कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इनका विकास, जैव विविधता का विकास कहाँ पे ज़्यादा होता है? ज़्यादातर द्वीपों के पास में होता है। जैसे कोई द्वीप है मान लो ये, तो इसके आसपास क्षेत्र में ज़्यादा होता है, जलीय जैव विविधता का विकास अधिक होता है। और वैसे देखा जाए इनका जो सर्वाधिक विकास होता है वह प्रवाल द्वीपों पर होता है, प्रवाल द्वीप पर होता है। तो प्रवाल द्वीप क्या होते हैं? प्रवाल द्वीप मूंगा एक आपका जीव होता है, जब वे मर जाते हैं उसी की खोल में या कैल्शियम पाया जाता है, तो उसी में तमाम प्रकार के जीव जंतु, छोटे छोटे मछलियाँ, उसी में घेघा, केकड़ा, घोघा इत्यादि आते हैं। जैसे कोई जीव जंतु मर रहा है, ऐसे उसकी खोल, मूंगा ज़्यादातर, तो इसी खोल में तमाम प्रकार के अपने लोग निवास स्थान, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े अपना निवास स्थान बना लेते हैं। ये कहाँ पे होता है? जल में होता है। प्रवाल भित्ति जो होती है जल में होती है ज़्यादातर। कहाँ पर? थोड़ा उथला जहाँ पे होता है वहीं पर होता है, गहरे में नहीं होता है। जहाँ पर उथला होता है समुद्र, वहीं पर होता है, ठीक है। तो इसी में तमाम जीव जंतु रहते हैं। तो छोटे छोटे जीव जंतु रहते हैं, उनको खाने के लिए बड़े बड़े जीव जंतु भी यहाँ पर निवास करते हैं, तो बहुत बड़े होते हैं। इसी में सब जीव जंतु अपना आके रहते हैं। ये किसका बना होता है? प्रवाल द्वीप मूंगा या कैल्शियम का बना होता है, ठीक है। इसी के ऊपर जीव जंतु मरते जाते हैं, तो अपना इसका विकास होता जाता है प्रवाल द्वीप पे। तो यहाँ पर जैव विविधता ज़्यादा होती है, जलीय जैव विविधता ज़्यादा होती है, ठीक है। भारत में जो है जैव आपका प्रवाल द्वीप है वो कहाँ पर है? भारत में जो प्रवाल द्वीप है वो कहाँ पे? लक्षद्वीप पे है। भारत में जो प्रवाल द्वीप है कहाँ पर है? लक्षद्वीप में है। अगर देखा जाए और उसके थोड़ा सा जैव विविधता भारत में और कहाँ कहाँ थोड़ी बहुत पाई जाती है, थोड़ी बहुत और जो पाई जाती है आपका अंडमान में पाई जाती है। दूसरा कच्छ के रण में पाई जाती है, कच्छ के रण में। तीसरा मन्नार की खाड़ी में। यहाँ पर जलीय जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है। थोड़े बहुत प्रवाल द्वीप होते हैं, तो उसमें आराम से जीव जंतु निवास करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे IUCN। IUCN क्या होती है? IUCN इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछा जाता है। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है IUCN। इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। IUCN एक इसका काम क्या होता है? रेड लिस्ट जारी करता है, रेड लिस्ट जारी करता है, या सफेद क्या नाम है? रेड लिस्ट का मतलब रेड पेपर पर किसी भी देश के जीव जंतु का नाम जारी करता है कि ये सब विलुप्त होने के कगार पर है। रेड डाटा में ऐसे जीव जंतु का नाम आता है जो संकट में है या विलुप्त होने के कगार पर है, ठीक है। तो इसमें क्या आता है? ऐसे जीव जंतु आते हैं जो संकट में है। भारत में चीता को घोषित किया है रेड बुक में। इसमें क्या होता है? रेड एक पेपर होता है, उसमें
नाम लिख दिया जाता है किस देश में कौन से संकट में है। तो भारत में चीता है। एक ऐसे देखा जाता है कि कौन से जीव जंतु संकट में है, जब कोई जीव अपने निवास क्षेत्र में 50 वर्ष तक नहीं देखा जाता है तो उसको हम लोग रेड लिस्ट में रख देते हैं। इसका मतलब वो संकट में है, विलुप्त होने के कगार पर है। ठीक है, तो इसका IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। रेड इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। इसने ये क्या कहता है, एक रेड लिस्ट जारी करता है जीव जंतुओं का कि किस देश में कौन से जीव जंतु संकट में है। भारत में चीता है। इसको जारी करने का प्रक्रिया क्या है? ये जारी करने का प्रक्रिया ये है कि वह जीव जंतु अपने निवास स्थान पर 50 वर्ष तक दिखाई न दे। ओके, थैंक यू।